नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी के ऐसे 15 प्लस क्वेश्चन। पहले हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, 15 प्लस प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है ना। प्रश्न उत्तर हम लोग करने वाले हैं, उसके बाद आपका पूरा का पूरा एक निबंध पढ़ाने वाले हैं, हम निबंध बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग देखना, और इसमें मैंने उसी क्वेश्चन को लिया है जो क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए भाई रियली में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहला, ये तो हम कई बार क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने का क्या कारण है। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की समस्या का सबसे प्रमुख कारण जंगलों की बेरहमी से कटाई है, और इसकी शुरुआत मध्य काल से ही हो गई थी, जब मुगलों ने आक्रमण किया था। दुर्भाग्य, मतलब यहां तक समझिए, यहां से एक पॉइंट हम लोग समझे कि सबसे बड़ा कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण मतलब बाढ़ आने का क्या है, तो जंगलों का कटाई। भाई जंगल कटने से भाई बाढ़ आने का मतलब जो संभावना हो गई वो ज्यादा हो गई, क्योंकि आप जानते हैं कि जब पेड़ रहता है तो मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह बहने नहीं देता है, एकदम एक जगह रखा रहता है। इस वजह से भी देखिए यह सिलसिला अब तक जारी है, इसका अब तक कोई सटीक समाधान नहीं निकल पाया। वृक्ष नदी की धाराओं को संतुलित करने और मिट्टी को समेटे, अभी तो मैंने बताया, बड़ा योगदान लेते हैं, लेकिन आज चंपारण का क्षेत्र वृक्ष विहीन हो गया है। वृक्ष है ही नहीं, बिना वृक्ष के है। इसी कारण हर साल बाढ़ आने का संभावना बहुत ही ज्यादा रहता है। ये क्वेश्चन आपको एकदम से याद कर लेना है। ये तो हम लोग का फेवरेट बन चुका है क्वेश्चन। अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, क्या होगा, नहीं क्या होता, यहां होना चाहिए। मतलब बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार यदि हमारे अंदर वाक शक्ति ना होती तो यह पूरी दुनिया गूंगी होती, सब लोग लूंज पुंज से किसी कोने में बैठे होते। यदि मान लीजिए हमें वाक शक्ति का मतलब बोलने का शक्ति नहीं होता भाई, तो हम लोग क्या करते यार। अगर हम ही नहीं बोल पाते तो आपको पढ़ा पाते, इतना समझ लीजिए ना। हम लोग कोने में बैठ जाते, बस सोचते, अपना जितना बातें हम लोग किसी से नहीं कह पाते, और हमारा मृत्यु हो जाता है एक तरह समझिए। हम लोग डेली घुट घुट के मरते। मानव स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है। कल जब मैं पढ़ा रहा था तो ये सब्जेक्टिव है। यहां मानव का अभिप्राय यह है कि वह सामने वाले सिपाही से ज्यादा खुखार और खतरनाक है। युद्ध के मैदान में ऐसा कहकर वह अपने बलिष्ठ होने का प्रदर्शन करता है। नहीं समझे, यह कहने का अभिप्राय उसका यह है कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसको बलिष्ठ समझे कि ये बलवान है, ये जानवरों से भी बलवान है, ठीक है ना। अपने आप को यही दिखाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना, एवं सामने वाले सिपाही पर रोब डालने की कोशिश करता है। तो इसका आंसर आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो कि मानव स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर इसलिए कहता है क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है, यानी उसके विपक्ष में जो व्यक्ति है, उसको कम आंकने का कोशिश नहीं करे। तीसरा, बिसनी और मुन्नी को किसका प्रतीक्षा है। बिसनी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है और वे डाकिये की राह क्यों देखती है। तो बिसनी मानक की मां और मुन्नी मानक की बहन है, एवं इन दोनों को मानक की प्रतीक्षा है। जो इंग्लैंड की ओर से जापान के खिलाफ वर्मा में लड़ने गया है, वे मानक की चिट्ठी आने की प्रतीक्षा में डाकिया की राह देखती है कि डाकिया कब आएगा और मानक के बारे में बताएगा। मतलब बहन और मां दोनों इंतजार करती है। इसमें ऐसे भी बताने वाला हूं आप लोग को, यह क्वेश्चन आंसर मैंने पहले भी बताया है। कवि लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं। यही पहचान उनकी पत्नी किस रूप में करती है, बिटिया कहां लोहा पहचान कर पाती है। तो कवि के अनुसार लोहा फावड़ा, कुदाल, खुरपी, बैल के गले की घंटी के भीतर और लोहे की गोलियों में भी है। यह सभी कर्म के प्रतीक है। पूछता है आपसे, लोहा किसका प्रतीक है, कर्म का। उनकी पत्नी लोहे की पहचान बाल्टी, कुएं में लगी लोहे की घीरी, छाते की काड़ी इत्यादि में करती है। वहीं बिटिया चिमटा, सिंगड़ी, सरसी, दरवाजे की साकल इत्यादि में लोहे की पहचान पाती है। उसके अनुसार लोहा उस तार में भी है जिस पर भाई की गीली चड्डी सूख रही है। सेफ्टी पिन और साइकिल की धुरी में भी वह लोहा पहचान पाती है। मतलब देखिए, सबसे पहले कवि
कैसे लोहा को पहचानते हैं? तो फावड़ा, कुदाल, खुरपी, बैल। मतलब ये भी पूछा गया है। उनकी पत्नी तो देख लीजिए, बाल्टी के कुएं में लगी लोहे की घिरी, छाते की काड़ी इत्यादि। उनकी बिटिया चिमटा, सिंगड़ी, सरसी। इस तरह से ये लोहा पहचानने का अलग अलग व्यक्तियों का मतलब अलग अलग मत यूं कह सकते हैं। उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू मनमोहक है, बहुत शानदार है। यह प्रातः काल सूर्य के निकलने से ठीक पहले का समय है, जब दूर नीले गगन की लालिमा हर किसी को अपने आगोश में ले लेती है। मन उसकी ओर खिंचा चला जाता है और ऐसा भव्य प्राकृतिक दृश्य होता है जैसे नीले जल में कोई गोरा शरीर हिल रहा है। इतना याद रखना। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है भैया? तो अर्धनारीश्वर की कल्पना अर्धनारीश्वर शंकर एवं पार्वती का कल्पित रूप है। यह कल्पना इसलिए की गई होगी कि नर एवं नारी का समन्वय एक समान दिखाया जा सके। अर्धनारीश्वर के माध्यम से दोनों के गुणों को एक करके बताया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि पुरुष में स्त्री का गुण आ जाए तो पुरुष नारी नहीं बन जाता बल्कि महान बनता है, और यदि नारियों में पुरुष का गुण आ जाए तो नारी और महान बन जाती है। जैसे पुरुषों में नारियों का गुण, नारी का गुण क्या है भाई? तो नारी का गुण जैसे थोड़ा सा दया आ जाए, थोड़ा सहिष्णुता आ जाए, लज्जा आ जाए, और यदि नारी में बात किया जाए तो साहस आ जाए या शूरता आ जाए, वीरता आ जाए। तो इसमें इसलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना किया गया है एक समान दिखाने के लिए। मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? ये 20 बार मैंने क्वेश्चन बता दिया है, आप ही लोग बताइएगा कि हाँ भैया आप बता चुके हो। बातचीत शीर्षक पाठ में दो बुढ़ियों की बातचीत का प्रकरण क्या है? तो दो बुढ़िया जब मिलती है तो क्या बातें करती हो? अपने बहू के बारे में एक दूसरे से शिकायत करती होंगी, यही ना बोल सकती हैं जी। इसमें क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। यदि उन बुढ़ियों के पास बहू और बेटा है तो उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होता है अपने बेटे और बहू की शिकायत करना। बात तो भैया सही है, बात एकदम 100% सही है। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? मानक और सिपाही दोनों युद्ध में अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, कर रहे हैं। मानक जहां इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वहीं सिपाही जापान की ओर से लड़ रहा है। दोनों युद्ध में एक दूसरे के शत्रु हैं। दोनों को डर है कि अगर वह उसे नहीं मारेगा तो वह खुद मारा जाएगा। ठीक है ना? क्यों? तो भाई एक दूसरे, मान लीजिए दो सोल्जर है, सैनिक है, तो वो क्या चाहेगा? या तो अगर हम नहीं उसको मारे तो वो हमको मार देगा। एक इंग्लैंड से लड़ रहा है और एक सिपाही का मतलब मानक कहां से? इंग्लैंड से, और सिपाही कहां से? जापान से। हाँ जी। गजानन माधव मुक्तिबोध ने जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता में सितारों को भयानक क्यों कहा है? सितारों का इशारा किस ओर है? तो यहां पर सितारों का अर्थ जनता से है। नहीं समझे? जनता से। जब जनता का दमन होता है उसके अधिकारों का हनन होता है। बात तो सही है जी। जब जनता का दमन होता है तो उसके अधिकारों का भी हनन होता है। वह लाल सितारों के समान विकराल रूप धारण कर लेती है। लाल रंग क्रांति और प्रतिशोध का प्रतीक है। यह रंग दमन और अशांति की ओर भी संकेत करता है। कवि कहता है कि जब जनता का शोषण होता है तो वह जनता लाल सितारे के समान विकराल रूप धारण कर लेता है। देख लीजिए, कर लेती है, और अंततः निरंकुश और जन विरोधी शासन को सिंहासन से उतार देती है। हिटलर, जार और नीरो जैसे जैसे तानाशाह का नामो निशान मिटा देती है। जब जनता का आक्रोश उबलता है तो फिर ज्वालामुखी बन जाता है। आवाज समझ में ना? ऐसे ऐसे चाहे सामने कोई भी हो, जब जनता आक्रोश में रहता है तो किसी का भी सरकार गिरा सकता है। ठीक है ना? देखिए, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? तो जीवन में विद्रोह का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है जी। विद्रोह का अर्थ है समाज, शास्त्र और सिद्धांत से मुक्ति। विद्रोह जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का नाम है। जीवन का आनंद यदि आप अपने अनुसार लेना चाहते हैं तो आपको विद्रोह करना पड़ेगा, अन्यथा आपको समाज के बनाए गए आदर्शों के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है ना? होगा आपको इन भय से निकलना होगा कि समाज क्या कहेगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, ये हमारे जीवन के लिए भी बढ़िया क्वेश्चन है। जीवन में विद्रोह करना चाहिए भाई, विद्रोह जरूर करिए। यदि आप चाहते हैं कि कोई चीज गलत है तो उसका विद्रोह करिए। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है ये। 100 तिरिक्स क्या है? तिरिक्स क्या है? कहानी में किसका प्रतीक है? तो आप जानते हैं कि तिरिक्स एक बहुत
विषैला जानवर है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं, बिचखापर भी कहते हैं। आप जानते हैं जी, यह कहानी में आतंक का प्रतीक है, यह कहानी में अंधविश्वास का प्रतीक है कि अगर तिरिक्ष ने काट लिया तो फिर इंसान की जान नहीं बचेगी। अमनियों को बिचखापर देख लो बजा, ऐसा हम लोग भी मानते हैं कि अगर बिचखापर काट लेगा तो हम लोग बचेंगे नहीं, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये तो मुझे लगता है कि सबको याद होगा। आप लोग कमेंट करके बताना भाई, तुलसी के हृदय में किसका डर है? तो तुलसी के मन में इस बात का डर है कि वे, ठीक है ना, डर है कि उनकी समस्या को अगर भगवान राम ने नहीं सुना तो कौन सुनेगा, क्योंकि उनके परिचितों ने उनसे मुंह मोड़ लिया और साधु संत समाज भी उनका हल नहीं दे रहा है। तो इस बात का ही उनके हृदय में एक डर है कि भगवान को मुझे पहचान लेना चाहिए, यदि भगवान नहीं पहचानेंगे तो मेरा क्या होगा, क्योंकि लोगों ने तो मुंह मोड़ लिया है। जब भी आदमी दुखी होता है तो भगवान के पास जाता है, उसका हल नहीं दे रहे हैं। तो अब यह अंतिम द्वार बचता है भगवान श्री राम का। अगर उन्होंने भी मुंह फेर लिया तो फिर तुलसी की बिगड़ी कौन बनाएगा? कितना मस्त क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन याद कर लेना साथियों, सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग को याद कर लेना है। घर पहुंचे पर लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को देख उसकी मां क्यों रो पड़ती है। तो जूठन शीर्षक आत्मकथा में लेखक अपने बचपन की एक घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार बैल की खाल उतारने के लिए उनकी मां ने उन्हें चाचा के सहयोग के लिए उनके साथ भेजा। उनके चाचा ने उनसे खाल उतरवाने में मदद भी ली और उस खाल का बोझ भी कुछ दूर तक उनके सर पर रखा। उस खाल का बोझ लेखक की बोझ से ज्यादा था। उनकी टांगे जवाब दे रही थी। जब इस अवस्था में वह घर पहुंचे तो उनकी मां उन्हें देखकर रो पड़ी। मां तो मां होती है। तो ये घटना सुनाते हैं, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कभी चिंतित क्यों है? तो पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर चिंतित कभी इसलिए है क्योंकि जब तक गांव में पंच हुआ करते थे तब गांव में ही गांव की समस्याओं का समाधान वे अपने विवेक और बुद्धि से किया करते थे। मतलब जैसे हमने कैसे पंचायत होता है। आजकल क्या हो गया? आजकल तो हो गया कि पंच हो सरपंच हो उसी से लड़ाई हो जाता है। लेकिन पहले क्या था कि जो भी हमारे पंच फैसला करते थे उसे हम लोग मान लेते थे, ठीक है ना। तब गांव में ही गांव की समस्याओं का समाधान वे अपने विवेक और बुद्धि से किया करते थे। गांव के लोगों को बिना अपने समय और धन को खर्च किए इंसाफ मिल जाया करता था। अब उन्हें थाना, पुलिस और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, जहां उनका समय एवं पैसा दोनों व्यर्थ हो जाता है और उनकी समस्या का निपटारा होने में बरसों लग जाता है, जबकि पंच उन्हीं मसलों को एक बैठक में निपटा दिया करते थे। ये हमारे गांव से रिलेटेड भी है। गांव में भी ऐसा ज्यादा होता था कि पंच साहब ने यदि लड़ाई झगड़ा हो गया तो पंच मान लीजिए जो फैसला कर दिए उसको हम लोग मान लेते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल हम लोग पंच से ही लड़ाई कर लेते हैं, सरपंच से, मुखिया से ही हम लोग लड़ जाते हैं। इसलिए आजकल फैसला करने के लिए पुलिस कोर्ट में जाना पड़ रहा है और कितने वर्षों तक पैसा वगैरह सब खर्च हो रहा है, फिर भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। नदियों की वेदना का क्या कारण है? नदियों और मनुष्य दोनों का जीवन एक जैसा है, ठीक है ना। दोनों को लगातार चलते जाना है। जीवन में आ रहे सभी संघर्ष से टकराना है, चाहे नदी हो चाहे हम लोग का मनुष्य का जीवन हो। और संघर्षों का यह सिलसिला लगातार जारी रहता है। लेकिन नदी तो अपना सफर लगातार जारी रखती है पर मनुष्य घुटने टेक देता है। नदी की वेदना का कारण यही है क्योंकि नदी चाहती है कि हम नदी की तरह सतत गति से आगे बढ़ते हुए स्वच्छ और पवित्र रहकर जीवन का मतलब बनाए रखे, हम अपने समाज और देश के लिए सहायक हो सके। लेकिन मनुष्य बीच में ही घुटने टेक देता है और सबसे बड़ा हार का कारण यही होता है। तो एकदम से याद हो गए होंगे साथियों। आज बहुत नए नए क्वेश्चन है, प्लीज आप सभी लोग इसको याद कर लेना। बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्षण है? तो बंद मुट्ठी शक्ति का प्रतीक है। बंद मुट्ठी चट्टानों से टकरा जाने का नाम है। जब पांचों उंगलियां मिलकर एक होती है तब मुट्ठी बन जाती है। यह संकेत है कि एकता में शक्ति होता है। देखिए अलग अलग है, जैसे ही मुट्ठी बन गया तो ये 2.5 किलो का हाथ, ठीक है ना, याद रखना। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि एकता का भी शक्ति है, ऐसे याद कर लीजिए। और साथ ही संगठन को मजबूती प्रदान करता है। संगठन किसी भी मुमकिन स्थिति में सहारा प्रदान करती है। भाई याद रखना, आप अकेले सबको नहीं मार सकते हो, लड़ नहीं सकते हो, लेकिन आपके पास संगठन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। डायरी क्या है? डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? तो लेखक अपने दिल की बातों को या अपने जिन विचारों को अलग अलग अवसरों पर
अवसर पर शब्दों का रूप देते हैं, लिखते हैं, डायरी कहलाता है। यह क्रमबद्ध रूप से दिन एवं तारीख का उल्लेख करते हुए लिखा जाता है। यह विचारों, भावनाओं और घटनाओं का एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड है। मतलब इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं समझना है, आपको पढ़ते जाना है, जो समझने लायक है मैं समझा देता हूं। तो पूछेगा डायरी क्या है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना कि लेखक अपने दिल की बातों को या अपने विचारों को अलग अलग अवसरों पर रूप देते हैं, शब्दों का रूप देते हैं, डायरी ही होता है। ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, ये मैंने बताया है। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने लेनिन से सुना था कि चाहे एक गुलाम देश में आजादी की लड़ाई नेतृत्व बुजुर्गा वर्ग अर्थात पूंजीपति वर्ग के हाथ में ही क्यों ना हो, वहां के मर्दस्वादी को वहां की आजादी की लड़ाई से खुद को अलग नहीं करना चाहिए, इसलिए वह कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल ना होकर कांग्रेस में शामिल हुए थे। ठीक है ना। तो ये रहा आज का बबुआ 20 क्वेश्चन आंसर। 20 क्वेश्चन आंसर आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा ऐसे, जैसे मेरा प्रिय खेल, बहुत सारा आप लोग का निबंध है, बहुत सारा आप लोग का निबंध है जो आपके एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो कैसा लगा? 20 क्वेश्चन मैंने 15 मिनट में ही कंप्लीट कर दिया है। कमेंट बॉक्स से पूरा भर देना है आप लोग को। जय हिंद।